इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की और आपके साथ मैं हूं राजीव। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। दिल्ली के मुखर्जी नगर में यूपीएससी के उम्मीदवारों ने जमकर बवाल किया। प्री एग्जाम के लिए जारी हुए एडमिट कार्ड को देखकर उम्मीदवारों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने NH1 पर जाम लगा दिया। उत्साही उम्मीदवारों ने गाड़ियों को निशाना बनाया, PCR वैन को आग के हवाले कर दिया। हंगामा कर रहे उम्मीदवारों के निशाने पर और भी गाड़ियां आई। PCR वैन के अलावा 2 और गाड़ियों में भी आग लगा दी गई। देखते ही देखते तस्वीरें भयावह होती गई। उम्मीदवारों का बवाल भी बेकाबू हो गया। रात के अंधेरे में सड़क पर राग ही आग और बवाल नजर आने लगा। बवाल बढ़ता देख पुलिस ने मोर्चा संभाला, लेकिन बवाल थमने के बजाय बढ़ता ही गया। एक तरफ आगजनी हो रही थी तो दूसरी तरफ पुलिस पर पथराव शुरू हो गया। उम्मीदवारों ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। यहाँ पे सब लड़के थे, अनशन पे बैठे, पता नहीं क्या कर रहे थे, लेकिन 100-200 बंदे इकट्ठे होके आए। उन्होंने गाड़ी को पहले तो पत्थर मारे, उसके बाद उन्होंने गाड़ी को आग लगाई, मेरे को पत्थर मारा सिर पे, यहाँ पे सब लगी मेरे को। पूरा हंगामा यूपीएससी के एग्जाम पैटर्न को लेकर हुआ। आईएएस के एग्जाम में भी सीसेट का विरोध कर रहे उम्मीदवारों ने आरोप लगाया कि यूपीएससी की ओर से आईएएस के एग्जाम में हिंदी के उम्मीदवारों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। एग्जाम में अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म करने की मांग ये काफी वक्त से उठा रहे हैं। सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट के पैटर्न में बदलाव की मांग को लेकर उम्मीदवारों ने कई दिन से मोर्चा खोल रखा है। इसमें बदलाव करने के संकेत सरकार ने भी दिए थे, लेकिन गुरुवार को जैसे ही प्री एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी किए गए, उम्मीदवारों का गुस्सा भड़क उठा। हंगामा बढ़ते देख पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, फिर लाठीचार्ज शुरू कर दिया। दिल्ली का मुखर्जी नगर संग्राम के मैदान में तब्दील हो गया। कई उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया। 600-700 के करीब स्टूडेंट्स यहाँ पे आए, जिन्होंने कुछ यहाँ पे सड़क पे पथराव किया, कुछ पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करी और कुछ व्हीकल को भी डैमेज किया। गिरफ्तारी के विरोध में उम्मीदवारों ने मुखर्जी नगर के गांधी विहार में रात भर हंगामा किया, अपनी नाराजगी जाहिर की। हंगामे को बढ़ावा न मिले इसके लिए पूरे इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। छत्तीसगढ़ के भिलाई से नजदीक दुर्ग के होंडा शोरूम में अचानक आग लग गई। आग की उठती लपटों ने देखते ही देखते पूरे शोरूम को अपनी चपेट में ले लिया। भीषण आग को देखकर पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भीषण है। केवल आग की लपटें नजर आ रही हैं। शोरूम पूरी तरह से स्वाहा हो चुका है। दमकल की करीब दर्जन भर गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। दमकल विभाग को आग बुझाने में करीब 5 घंटे लग गए, लेकिन तब तक शोरूम में रखी 300 बाइक जलकर खाक हो चुकी थी। आग की वजह क्या थी, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। दिल्ली सड़क ग्रेटर नोएडा के बेसरख इलाके में एक इंडिगो कार अचानक आग की लपटों से घिर गई। देखते ही देखते बीच सड़क पर कार धू धू कर जल गई। टैक्सी ड्राइवर गाजियाबाद से नोएडा के लिए निकला था, बेसरख पहुंच। दिल्ली सड़क ग्रेटर नोएडा के बेसरख इलाके में एक इंडिगो कार अचानक आग की लपटों से घिर गई। देखते ही देखते बीच सड़क पर कार धू धू कर जल गई। टैक्सी ड्राइवर गाजियाबाद से नोएडा के लिए निकला था, बेसरख पहुंचते ही कार से धुआं उठने लगा। कार का ड्राइवर गाड़ी से नीचे उतरा, तब तक आग की लपटें उठने लगी थी। दमकल की गाड़ी मौके पर 1 घंटे बाद पहुंची, तब तक आग पूरी तरह से जल चुकी थी। आग लगने की वजह साफ नहीं हुई है। बिहार की राजधानी पटना में छात्रों और पुलिस के बीच जोरदार संघर्ष देखने को मिला। पुलिस वालों ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर जमकर लाठियां बरसाई। प्रदर्शनकारी छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, जिससे कई छात्र घायल हो गए। ये छात्र विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन छात्रों को डाक बंगला चौराहे पर ही रोक दिया गया। इन्हें खदेड़ने के लिए पुलिस ने जमकर डंडे बरसाए। विधानसभा की ओर से जाने वाली सड़क घंटों जंग का मैदान बनी हुई नजर आई। प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस वालों ने घसीट कर पीछे धकेलने की कोशिश की। छात्र भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। हाथों में झंडे और पोस्टर लिए छात्र पुलिस वालों से गुत्थम गुत्था हो रहे थे। इस हंगामे के चलते सड़क पर जाम लग गया। छात्रों के साथ बड़ी संख्या में छात्राएं भी सड़क पर उतरी। ये छात्राएं भी पुलिस वालों से उलझती दिखी। पुलिस वाले इन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे और ये छात्राएं किसी भी कीमत पर आगे बढ़ना चाहती थी। पुलिस वाले इन्हें घसीट कर पीछे धकेल रहे थे। पटना यूनिवर्सिटी के छात्र यूनिवर्सिटी में हॉस्टल और वीसी को हटाए जाने की मांग कर रहे थे। अपनी मांगों को लेकर ये विधानसभा का घेराव करने की कोशिश में थे। पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो उनसे भिड़ गए और मारपीट पर उतर आए। पंजाब के पठानकोट में हादसे के दौरान एक शख्स की मौत पर जमकर हंगामा हुआ। गुस्साए लोगों ने उस बस में आग लगा दी जिसने ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी थी। ऑटो के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ऑटो में बैठे 9 स्कूली बच्चे जख्मी हो गए।
पठानकोट में ऑटो को टक्कर मारने वाली बस को आग के हवाले करने से पहले लोगों ने बस में भी जमकर तोड़फोड़ की। पत्थर डंडे से बस के शीशे तोड़ डाले गए। विदेशों में जमा कालाधन लाने का दावा करने वाली मोदी सरकार की फजीहत बीजेपी के ही एक सांसद ने करा दी। लोकसभा में सांसद निशिकांत दुबे ने कह दिया कि जिंदगी में कभी भी स्विट्जरलैंड से कालाधन नहीं लाया जा सकता। माननीय वित्त मंत्री जी, स्विट्जरलैंड के बैंक में आप किसी भी बिजनेसमैन से पूछेंगे, क्योंकि आप बड़े वकील हैं और आपके सभी लोगों से संबंध है, जिंदगी में कभी भी स्विट्जरलैंड से हम ब्लैक मनी नहीं ला सकते। वित्त मंत्री अरुण जेटली की मौजूदगी में झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ये बातें कही। दुबे ने यहां तक कह दिया कि भले ही हमारी पार्टी कालाधन लाना चाहती हो, लेकिन सच ये है कि कालाधन आ नहीं सकता। ब्लैक मनी कभी नहीं आने के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के इस बयान के बाद कांग्रेस को बोलने का मौका मिल गया। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कहा कि अब बीजेपी इसी तरह से देश को गुमराह करती रहेगी। भाजपा की तरफ से कहा कि 10 महीने तो भूल जाओ कि महंगाई पे कोई काबू होगा, 10 महीने तो अभी प्राइस रहे जो महंगाई होती रहेगी, उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा। अब निशिकांत ने अगर कह दिया कि ब्लैक मनी भी नहीं आने वाली है, तो अब जान लो कि बीजेपी ने सिर्फ गुमराह किया, लोगों को धोखा दिया। निशिकांत दुबे के बयान के बाद सरकार की सफाई आई। केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र ने कहा कि सरकार कालाधन लाने को लेकर प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानून मंत्रालय से कहा है कि सांसदों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की जल्द सुनवाई के लिए पहल की जाए। अपने चुनाव प्रचार के दौरान मोदी ने वादा किया था कि सत्ता में आने पर वो ऐसे कदम उठाएंगे जिससे लोगों की साफ सुथरी सरकार मिल सके। मोदी कैबिनेट ने इंश्योरेंस सेक्टर में विदेशी निवेश को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की बैठक में एफडीआई पर चर्चा हुई और विदेशी निवेश 26 से बढ़ाकर 49% करने का फैसला लिया गया। मोदी सरकार ने मनरेगा के नियमों में बदलाव किया है और मनरेगा के तहत 60% काम कृषि क्षेत्र में होंगे। लोकसभा में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। गोवा के एक मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को एक हिंदू राष्ट्र के तौर पर विकसित करेंगे। बीजेपी के सहयोगी महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी के नेता दीपक धवालीकर ने यह बयान विधानसभा में दिया। कांग्रेस ने दीपक धवलीकर के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राष्ट्रीय दलवी ने कहा कि ऐसे बयान मोदी की ही मुश्किल बढ़ाएंगे। दिल्ली में बीती रात पीएम निवास 7 आरसीआर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत के बीच मुलाकात हुई। भागवत के साथ सुरेश सोनी, दत्तात्रेय होस बोले, भैयाजी जोशी और आरएसएस के कई वरिष्ठ नेता भी पहुंचे। आरएसएस के नेता 7 आरसीआर में पिछले दरवाजे से दाखिल हुए और पिछले दरवाजे से ही बाहर आए। बैठक के बाद किसी नेता ने मीडिया से कोई बात नहीं की। संघ नेता कैमरे से बचने की कोशिश करते रहे। ये पहली बार था कि संघ प्रमुख खुद प्रधानमंत्री से मिलने 7 आरसीआर गए हों। बताया जा रहा है कि मीटिंग में आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। इससे पहले बीजेपी आरएसएस की अहम बैठक में अमित शाह की नई टीम की तस्वीर तय हुई। आरएसएस से बीजेपी में भेजे गए शिव प्रताप और राम माधव को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर पर हुई बैठक में अमित शाह, राजनाथ सिंह के साथ साथ संघ के भैयाजी जोशी, कृष्ण गोपाल, सुरेश सोनी भी मौजूद थे। संघ ने बीजेपी को सलाह दी कि दिल्ली में जोड़ तोड़ कर सरकार बनाने की जगह चुनाव में जाना चाहिए। बैठक में विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा हुई। तय हुआ कि महाराष्ट्र में शिवसेना से बराबर सीटें मांगी जाएंगी। पार्टी ने झारखंड और हरियाणा में अकेले ही चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। साथ ही जम्मू कश्मीर में पूरी ताकत से पार्टी चुनाव लड़ेगी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मिशन हरियाणा में जुट गए हैं। आज से उम्मीदवारों के फीडबैक के लिए सूबे के 4 जोन में बीजेपी कार्यकर्ताओं की मीटिंग होगी। पानीपत जोन का जिम्मा केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री संतोष गंगवार को सौंपा गया है। अम्बाला जोन में जेपी नड्डा और सांसद भूपेंद्र सिंह यादव बीजेपी उम्मीदवारों से कार्यकर्ताओं से उम्मीदवारों का फीडबैक लेंगे। तो वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान, नरेंद्र सिंह तोमर भिवानी, महेंद्रगढ़, दादरी और हिसार में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 3 दिनों के दौरे पर आज नेपाल जाएंगी। सुषमा स्वराज तीसरी भारत नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक में हिस्सा लेंगी। साथ ही नेपाली राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संविधान सभा के अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे। यूपी के मुरादाबाद के कांट में एक बार फिर माहौल बिगड़ सकता है। बड़ी संख्या में बीजेपी नेता आज कांट जाएंगे। इससे पहले भी कांट में लाउडस्पीकर हटाने को लेकर 2 समुदायों के बीच बड़ा बवाल हो चुका है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर बीजेपी और शिवसेना नेताओं की आज बैठक होनी है। बीजेपी ने 15 और सीटों की मांग की है, यानी विधानसभा चुनाव में 119 की बजाय 134 सीटों की मांग बीजेपी कर रही है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के दौरे पर रहेंगे। राहुल कांग्रेस नेता जंग बहादुर सिंह के घर जाएंगे, जिनके बेटे की
कुछ दिन पहले अपराधियों ने हत्या कर दी थी। पंजाब के संगरूर में आज से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक शुरू हो रही है। आज और कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, जबकि रविवार को राष्ट्रीय परिषद की बैठक होनी है। बैठक में हरियाणा चुनाव को लेकर चर्चा होगी। राष्ट्रपति के तौर पर प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल आज 2 साल का हो गया। इस मौके पर दरबार हाल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। उत्तराखंड विधानसभा उपचुनाव के तीनों सीटों के नतीजे आज आने वाले हैं। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी। इस उपचुनाव में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत की किस्मत भी दांव पर लगी है। रावत धारचूला विधानसभा सीट से किस्मत आजमा रहे हैं। रोजगार के मुंह में जबरन रोटी ठूसने वाले शिवसेना सांसदों की हरकत पर सरकार आज संसद में जवाब देगी। रोजेदार को जबरन रोटी खिलाने की कोशिश करने वाले शिवसेना सांसद राजन विचारे के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। एक एनजीओ में अर्जी में कहा गया है कि सांसद की हरकत मौलिक अधिकारों का हनन है। इस मसले को लेकर शिवसेना सांसदों के खिलाफ कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने मोर्चा खोला। दिल्ली में संसद के भवन के पास रेल भवन पर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। शिवसेना सांसदों के खिलाफ बेंगलुरु में भी हल्ला बोला गया। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सांसद राजन विचारे पर कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र के मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले नारायण राणे ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से दिल्ली में मुलाकात की और अपनी बातें रखी। मुलाकात के बाद राणे ने कहा कि राहुल सोनिया गांधी से बात करेंगे तब कोई फैसला होगा। गुजरात विधानसभा से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ सत्ता पक्ष और कांग्रेस विधायकों के बीच में जमकर हाथापाई हुई। इस दौरान कांग्रेस विधायक अश्विन कोटवाल के कपड़े फाड़ दिए गए। साबरकांठा के खेड़ ब्रह्मा से कांग्रेस विधायक विधानसभा में शराबबंदी को लेकर सरकार से कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इसी दौरान उनकी सत्ता पक्षी विधायकों से झड़प हुई और उनके कपड़े फाड़ दिए गए। बिहार विधान परिषद में भी शर्मसार करने वाली तस्वीरें दिखी। विधान पार्षदों के बीच हाथापाई तक की नौबत आ गई। बीजेपी और जेडीयू के एमएलसी आपस में भिड़ गए और गाली गलौज से शुरू हुआ हंगामा हाथापाई तक पहुंच गया। दरअसल विधान परिषद में पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने मंत्री विजय चौधरी से सवाल पूछा, लेकिन तभी नीतीश के करीबी एमएलसी संजय सिंह ने टोक दिया और कहा कि मोदी को बोलने की बीमारी है। इसके बाद हंगामा बरप गया। संजय सिंह के बयान से भड़की बीजेपी के एमएलसी वेल में चले आए और इसी दौरान बीजेपी एमएलसी मंगल पांडे और संजय सिंह के बीच हाथापाई हो गई। गाली गलौज और हो हंगामे के चलते विधान परिषद की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। हरियाणा के लिए अलग से सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी बनाने पर हो रहे विरोध को दरकिनार करते हुए हरियाणा सरकार ने 41 लोगों की एक अस्थायी कमेटी बना दी है। कमेटी हरियाणा के गुरुद्वारों के प्रबंधन और रखरखाव का काम देखेगी। दिल्ली की राजनीति में शीला दीक्षित को बुलाने की मांग पूर्व कांग्रेस विधायक भीष्म शर्मा ने आपत्ति जताई है। भीष्म शर्मा ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर शीला दीक्षित का विरोध किया है। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की जो हालत हुई है उसके लिए शीला ही जिम्मेदार है। हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को नोटिस भेजा है। रायबरेली के एक शख्स ने सोनिया पर चुनाव से पहले अल्पसंख्यक वोटों के ध्रुवीकरण का आरोप लगाया था। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले को लेकर दिल्ली में कांग्रेस विधायकों ने जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया। धरने पर बैठे मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायकों ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को तेलंगाना का ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने का बीजेपी ने विरोध किया है। तेलंगाना विधानसभा में बीजेपी विधायक दल के नेता के लक्ष्मण ने राज्य सरकार के इस फैसले का विरोध किया। बीजेपी नेता के लक्ष्मण का कहना है कि सानिया महाराष्ट्र में जन्मी और बाद में हैदराबाद आकर पढ़ने लगी। उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से निकाह किया, इसीलिए वो स्थानीय नहीं है। लक्ष्मण ने सानिया को पाकिस्तानी बहू करार देते हुए कहा कि सानिया सम्मान के लायक नहीं है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और टीआरएस सांसद के कविता ने बीजेपी नेता के बयान को राजनीति से प्रेरित बताया। शिवसेना ने भी सानिया को तेलंगाना का ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने पर ऐतराज जताया है। सामना के संपादक प्रेम शुक्ला ने कहा कि क्या देश में कोई और इस लायक नहीं है कि उसे सम्मान दिया जाता। कांग्रेस ने बीजेपी नेता लक्ष्मण के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। केंद्र सरकार ने सानिया मिर्जा के ब्रांड एम्बेसडर बनाने पर सवाल खड़े करने वाले बीजेपी नेता के लक्ष्मण के बयान से किनारा कर लिया है। गुरुवार की सुबह तेलंगाना के मेडक में बड़ा हादसा हुआ, जहां स्कूल बस तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आ गई। हादसे में 19 बच्चों की मौत हो गई। सीएम के चंद्रशेखर राव ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। स्कूल प्रबंधन पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई।
मेढक में हुए हादसे पर राज्य सरकार और रेलवे ने मुआवजे का ऐलान किया है। मारे गए बच्चों के परिजनों को राज्य सरकार की तरफ से 5-5 लाख और रेल मंत्रालय की तरफ से 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में हुए हादसे पर दुख जताया और जख्मी बच्चों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। देश भर में आज सावन की शिवरात्रि धूमधाम से मनाई जा रही है। सुबह से शिवालयों में हर हर महादेव बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। सावन की शिवरात्रि के मौके पर आज सुबह से ही उज्जैन के महाकाल मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है, जहां भस्म आरती करके महाकाल की पूजा अर्चना की गई। सहारा समूह की ओर से नई मांग पर आज सुनवाई हो सकती है। साथ ही कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल को देखने के लिए कहा है कि तिहाड़ में कोई ऐसी सुविधा है। हिट एंड रन केस में सलमान खान को लेकर मुंबई की एक अदालत आज सुनवाई करेगी। पिछली सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान दर्ज कराने के लिए दस्तावेज नहीं मिलने से सुनवाई रोक दी गई थी। आदित्य पंचोली मानहानि केस में आज बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। आज यूपी सरकार रेप के मामले पर लखनऊ हाई कोर्ट में जवाब देगी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भारी बारिश से शिप्रा नदी उफान पर है। उज्जैन में बाढ़ का पानी सड़कों और रास्तों पर भर गया है। कई घर और मंदिर आधे से ज्यादा डूबते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी के बस्ती में सुबह हंगामा खड़ा हो गया जब एक सेवायोजन अधिकारी की पत्नी ने 20 सड़क पर उसकी धुनाई कर दी। सेवायोजन अधिकारी की पत्नी को खबर मिली कि उसका पति एक लॉन्च में किसी महिला के साथ अय्याशी कर रहा है। इसके बाद महिला मौके पर पहुंची और फिर अपने पति की पिटाई शुरू कर दी। मुंबई के एक मॉडल ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पर बलात्कार का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पीड़ित लड़की स्ट्रगलर मॉडल है और आरोपी आईपीएस सिविल प्रोटेक्शन में डीआईजी के पद पर तैनात है। दिल्ली के प्रीतविहार इलाके में 52 साल की महिला की खुदकुशी का मामला सामने आया है। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में एक फ्लैट से संजीव पिल्लई नाम के शख्स की लाश मिली है। दिल्ली के नंदनगरी इलाके में 3 दिन पहले हुए आपसी विवाद में एक छात्र की मौत हो गई। लखनऊ के इंदिरा नगर में बदमाशों ने घरवालों को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बीकानेर के सेंट्रल जेल में हुए गैंगवार के दौरान 3 कैदियों की मौत हो गई जबकि 3 कैदी घायल हो गए। गुजरात के जूनागढ़ के जंगल में खूंखार तेंदुए ने एक घर में सोए लोगों पर हमला कर दिया। मुंबई के जेजे हॉस्पिटल में हुए एक ऑपरेशन में डॉक्टर ने एक लड़के के मुंह से 232 दांत निकाले। सर्जरी करने वाले डॉक्टर मुंह के अंदर एबनॉर्मल मोनल दांत में उग रहे इतने दांतों को देखकर हैरान रह गए। डॉक्टर्स ने बताया कि इस बीमारी को कॉम्प्लेक्स कंपोजिट ऑन्टोटोम या दांतों का बेनाइन ट्यूमर कहते हैं। जल्दी 4 धाम यात्रा को साल भर चलाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। सर्दियों में भारी बर्फबारी के चलते 4 धामों के कपाट 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं। अविन शीतकाल प्रवास वाली जगहों को विकसित करके लगातार 4 धाम यात्रा चलाने की योजना बनाई जा रही है।